डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर। आज की बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी, और इसके फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी में हम अभी तक पढ़ चुके हैं थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय परिवर्धन के मौलिक लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। एम्ब्रियोलॉजी का प्रारंभ गैमेटोजेनेसिस से होता है और गोनेड्स में डिप्लॉइड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यह प्रोसेस दो प्रकार से होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis की क्रिया में ओवेरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। यह भ्रूणीय परिवर्धन की सेकंड प्रोसेस है और इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ओवम के द्वारा लाए गए मैटरनल और स्पर्म के द्वारा लाए गए पैटर्नल क्रोमोसोम्स वापस फ्यूज हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की डिप्लॉइड नंबर वापस रीएस्टेब्लिश हो जाता है। गुणसूत्रों की डिप्लॉइड संख्या का पुनः स्थापित हो जाना डिप्लोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्लीवेज या विदलन। जाइगोट में होने वाले कंटिन्यूअस माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन, जिसके कारण एक कोशिकीय जाइगोट बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है क्लीवेज या विदलन की सहायता से। विदलन के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं या कोरकखंड कहलाती हैं, और ये कोशिकाएं ही भावी बहुकोशिकीय संतति प्राणी के शारीरिक अंगों के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रयुक्त होती है। क्लीवेज के द्वारा आगे चल करके मोरुला बनता है और मोरुला के अंदर एक द्रव्य से भरी हुई फ्लूइड से भरी हुई कैविटी के चारों तरफ ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाते हैं। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं और बाहर की तरफ उपस्थित ब्लास्टोमियर्स की परत को ब्लास्टोडर्म कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टूला कहते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं। तो क्लीवेज के द्वारा मोरुला फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ब्लास्टूला फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है गैस्टुलेशन या गैस्टूला भवन। इसमें फॉर्मेटिव या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं कोशिकाओं में और इन गतियों के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोमियर्स 2 और 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं और परिवर्धन की इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। गैस्ट्रुला में एक नई कैविटी बनती है जिसको आर्केंट्रॉन कहते हैं, जो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। यह कैविटी ब्लास्टोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है और इस गुहा के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है।
प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिका विभाजन या क्लीवेज की रेट कम हो जाती है और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। अतः गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया एक प्रकार से केमिकल डिफरेंशिएशन की क्रिया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास। विभिन्न अंगों यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के विकास को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद में 3 जो प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं वो छोटे छोटे कोशिका समूह में अलग होकर के प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स बनाते हैं या प्राथमिक आद्यांग बनाते हैं। इनसे आगे चल करके प्राणी शरीर के विशिष्ट अंग या अंश का पुनः निर्माण होता है। प्राथमिक आद्यांगों के पुनः विभाजन से सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स बनते हैं और इनके द्वारा भविष्य में सरल और जटिल अंगों या अंशों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ या वृद्धि। भ्रूण के मास में बढ़ोतरी को वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। भ्रूण के द्रव्यमान में बढ़ोतरी नए केंद्रकीय पदार्थों प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण द्वारा होती है। इसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ या ऑक्जेटिक ग्रोथ कहते हैं। यह वृद्धि गुणात्मक प्रकार की भी हो सकती है, जिसमें भ्रूण का आकार तो नियत रहता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन या विभेदन। जैसे जैसे विभिन्न ऊतक और अंगों का परिवर्तन होता है, इनकी संगठक कोशिकाएं संरचना और क्रिया की दृष्टि से धीरे धीरे एक दूसरे से भिन्न होने लग जाती है। अंततः प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट हो जाती है। एक समान कोशिकाओं का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाना विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। भ्रूण की सभी कोशिकाओं का निर्माण जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, इसलिए शुरुआत में सभी कोशिकाएं संरचना, कार्य एवं आनुवंशिक दृष्टि से यानी कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और जेनेटिकली सिमिलर होती है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन के बाद में इनमें भिन्नताएं प्रकट होना शुरू हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन में डिफरेंशिएशन के बिना ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस संभव नहीं होता है। परिवर्तन के दौरान विभेदन की प्रक्रियाएं 3 प्रकार से होती है: केमिकल डिफरेंशिएशन, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले है केमिकल डिफरेंशिएशन या रासायनिक विभेदन। तो केमिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कोशिकाओं में ऐसे विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जिनके द्वारा संबंधित कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है और कोशिका में यूनिक प्रकार के प्रोटीन प्रतिरूपों का निर्माण हो जाता है। जैसे पेशीय कोशिकाओं में एक्टिन और मायोसिन का निर्माण हो जाता है। सेकंड है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। कोशिका का संरचनात्मक रूप से विशिष्टीकरण स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मसल सेल्स और नर्व सेल्स अपनी रचना में भिन्न है, तो इस प्रकार से कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से भी अलग अलग प्रकार की हो जाती है। थर्ड है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन या कारिकीय विभेदन। सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, नर्व सेल्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का काम करती है, इसी प्रकार से ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीशन का काम करती हैं। तो इस प्रकार इन कोशिकाओं में फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास। अंग विकास के साथ साथ भ्रूण की बाह्य आकृति और स्वरूप पूर्ण प्राणी के समान होने लगता है। इस प्रक्रम को संरचना विकास या मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। संरचना विकास में केवल बाह्य आकृति और स्वरूप का परिवर्तन ही शामिल नहीं होता, बल्कि प्राणी की प्रत्येक आंतरिक एवं बाह्य संरचना का परिवर्तन मॉर्फोजेनेसिस के अंतर्गत आता है।
और इनमें कोशिकीय गतियां होती हैं जो कि 4 प्रकार से होती है। सेल माइग्रेशन यानी कोशिकीय प्रवास होता है, सेल एग्रीगेशन होता है यानी कोशिकीय समूहन होता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ यानी स्थानीय वृद्धि होती है, एंड फोल्डिंग यानी कोशिकाओं में वल्धन की क्रिया होती है। भ्रूणीय कोशिकाओं के मध्य कम्युनिकेशन भी मॉर्फोजेनेसिस में सहायक होता है और यह कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन या लघु क्षेत्रीय संचार। यह संचार विशिष्ट प्रकार के मॉर्फोजेंस के द्वारा संपन्न होता है और ये मॉर्फोजेंस 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। तो फर्स्ट है इंट्रासेलुलर मॉर्फोजेंस। ये oocyte में प्रारंभ से ही उपस्थित होते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण मोज़ेक प्रकार का परिवर्धन होता है यानी डिटरमिनेट डेवलपमेंट होता है। सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉर्फोजेंस। ये क्लीवेज के पश्चात सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं और ये हार्मोन्स के होमोलोगस होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप है कम्युनिकेशन का वाइड रेंज कम्युनिकेशन। यह संचार विशिष्ट प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है और हार्मोन कोशिकीय सतह अथवा कोशिका द्रव्य में उपस्थित विशिष्ट ग्राही के साथ में बंधित होकर के साइक्लिक एएमपी या सीएएमपी के द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। वृद्धि, विभेदन और मॉर्फोजेनेसिस के बाद में भ्रूण का रूपांतरण वयस्क में हो जाता है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। कुछ प्राणी अंडावरणों को तोड़कर हैचिंग के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यद्यपि यह आकारिकी रूप से वयस्क के समान होते हैं, केवल इनका आकार छोटा होता है और यह सेक्सुअली इमैच्योर होते हैं अथवा वयस्क से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। ऐसी लार्वा अवस्थाएं कायांतरण के द्वारा वयस्क में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी प्रगामी कायांतरण। इसमें लार्वा कम विकसित होता है और एडल्ट ज्यादा विकसित होता है जैसे कि फ्रॉग में होता है। सेकंड है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इनमें लार्वा अधिक विकसित होता है और वयस्क कम विकसित होता है, फॉर एग्जाम्पल हर्डमानिया। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का ओरिजिन या उत्पत्ति किस प्रकार से होता है। थैंक यू वेरी मच।